राघव की 2 साल की बेटी निशा थी। उसकी बीवी के गए हुए कुछ महीने हो गए थे। राघव बहुत उदास रहता था और उसे अपनी छोटी बच्ची को संभालना पड़ता था। वो जब भी ऑफिस जाता था तो निशा को पड़ोस वाली काकी के पास छोड़कर जाता था। उसके ऑफिस में मीनू नाम की एक औरत थी। मीनू के पति ने शादी के 6 महीने बाद ही उसे तलाक ले लिया था। मीनू राघव की बहुत अच्छी दोस्त थी। राघव, तुम ऑफिस आ जाते हो, फिर तुम्हारी बेटी का ध्यान कौन रखता है? मैं उसे पड़ोस में छोड़ाता हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी से मिलना है। उसी दिन शाम को ऑफिस के बाद राघव मीनू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मीनू दिशा को देखती है और उसे अपनी गोद में उठाती है। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, इसे देखकर तो किसी का भी दिन बन जाए। राघव, क्या मेरा जब भी मन हो मैं निशा से मिलने आ सकती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है। उस दिन से मीनू अक्सर राघव के साथ उसके घर आया करती थी। मीनू निशा को बहुत प्यार करती थी और निशा भी मीनू के साथ घुल मिल गई थी। निशा की वजह से मीनू और राघव में बहुत सारी बातें होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मीनू, मुझे लगता है अब हमारे बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है। मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया हूँ। मुझे पता है तुम कभी हाँ नहीं करोगी। मेरी 2 साल की बेटी भी है। माना तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारी बेटी तो नहीं। मैंने बस तुम्हें अपने मन की बात बताई है। अगर तुम्हें मेरे से शादी नहीं करनी हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, तुमने अपने आप ही सब कुछ सोच लिया। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो और निशा तो मुझे तुमसे भी ज्यादा अच्छी लगती है। बल्कि निशा मुझे अपनी माँ कहेगी। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? ये जानकर राघव बहुत खुश होता है। अगले महीने दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद राघव ऑफिस जाता था और मीनू घर संभालती थी। मीनू के आने के बाद राघव की आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो गई थी। 3 साल बीत जाते हैं। मीनू को भी एक बेटी होती है। मीनू अपनी बेटी का नाम हिमानी रखती है। उनका परिवार बहुत खुशहाल बीत रहा था। कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। हिमानी को पता नहीं था कि निशा उसकी सगी बहन नहीं है। एक दिन राघव और मीनू कमरे में बात कर रहे थे। राघव, हमारी बच्चियां बड़ी हो रही है। आगे चलकर इनकी पढ़ाई का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पढ़ाई के बाद फिर इनकी शादी भी धूमधाम से करनी है। तुम तो काम करते ही हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दूँ। तुम्हें ब्यूटी पार्लर का काम करना आता है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया था। हाँ, लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोनों बच्चियां छोटी थी। उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी था। अब दोनों बड़ी हो गई है, इसलिए मैं अपने ब्यूटी पार्लर के काम पर भी ध्यान दे सकती हूँ। तुम्हारे पैसों से घर चलेगा और मैं अपने पैसे आगे के लिए जमा करके रखूंगी। आप घर के पास ही ब्यूटी पार्लर बनवा दीजिए। पास में रहेगा तो घर पर भी ध्यान दे पाऊंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। सच में मीनू, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिली। तुमने कभी भी हिमानी और निशा में भेदभाव नहीं किया, बल्कि निशा तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। हिमानी उसी वक्त मीनू के कमरे के बाहर से गुजर रही थी और वो राघव की ये बात सुन लेती है। हिमानी को पता चल जाता है कि निशा उसकी सगी बहन नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, ओह, ये निशा मेरी सगी बहन नहीं है। ये बात मुझे अब पता चली। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए सब मुझे इससे सीखने के लिए बोलते रहते हैं। मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब इससे नफरत करने के लिए मेरे पास एक वजह है। उस दिन से हिमानी निशा से चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगती है। अगले दिन निशा हिमानी के कमरे में खाना लेकर आती है। हिमानी, तुम खाना खाने नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में ले आई। अब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। नहीं खाना मुझे तेरे साथ खाना। मैं बाहर से खाकर आई हूँ। चल जा अपनी मनहूस शकल लेकर। ये क्या हो गया हिमानी तुम्हें? तेरे से मतलब? बोला ना मेरे कमरे से बाहर निकल। मीनू हिमानी को निशा से इस तरह से बात करते हुए देख लेती है। ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी बड़ी बहन से तू तड़ाक करके? कौन सी बड़ी बहन? इतने टाइम से आप लोगों ने मुझे असलियत नहीं बताई थी। मैंने कल आपकी और पापा की बात सुन ली। ये मनहूस मेरी बड़ी बहन नहीं है। अच्छा, तो तुम बाहर खड़ी होकर हम दोनों की बातें सुन रही थी। सगी बहन नहीं है तो क्या हुआ? सगी सौतेली जैसी बातों का गंदा कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। निशा तुम्हें अपनी सगी छोटी बहन की तरह प्यार करती है तो तुम्हें भी उसी तरह से पेश आना चाहिए। अगर आज के बाद मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह से बदतमीजी करते हुए देखूंगी तो बहुत पिटाई करूंगी।
इतना बोलकर मीनू निशा को लेकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल मीनू निशा को अपने साथ थोड़ी देर के लिए ब्यूटी पार्लर लेकर जाती थी। वहाँ मीनू निशा को मेहंदी लगाना सिखाती थी। दोनों के जाने के बाद हिमानी सोचती है, सौतेली बेटी की वजह से मम्मी ने अपनी सगी बेटी को डांटा। अब मैं मम्मी से कभी बात नहीं करूँगी। उस दिन से हिमानी मीनू से भी कम बात करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन राघव और मीनू घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हुए दोनों की मौत हो जाती है। दोनों बहनें मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत रोती है। 1 महीने बीत जाने के बाद निशा सोचती है, अब मम्मी पापा नहीं रहे, मैं बड़ी हूँ, इसलिए हिमानी की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा हुआ मम्मी ने मुझे मेहंदी लगाना सिखा दिया था। अब मैं मम्मी का ब्यूटी पार्लर संभाल लूंगी। और कोई काम मुझे नहीं आता है, लेकिन मेहंदी लगाकर कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। उस दिन से निशा अपनी मम्मी के पार्लर में जाकर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन हिमानी निशा से बोलती है, मुझे शॉपिंग करने के लिए 8,000 रुपए दे। 8,000? इतने सारे पैसे? 15 दिन मेहंदी लगाने के बाद मुझे इतने पैसे मिलते हैं और एक बार में मैं तुम्हें दे दूं? मुझे बिजली बिल देना है और तुम्हारे स्कूल की फीस। ये फिजूल खर्चे मत करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुझे पैसे देने के लिए कहा है, ज्ञान देने के लिए नहीं। मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। निशा हिमानी को शॉपिंग करने के लिए पैसे दे देती है। इसी तरह निशा घर के काम अकेले करती थी और पार्लर का काम भी अकेले करती थी। हिमानी बस निशा के मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपने फिजूल खर्चे में उड़ा देती थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाना है, इसलिए मुझे 15,000 रुपए दे। हिमानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या? क्यों नहीं है पैसे? मैं तेरे से भीख नहीं मांग रही हूँ। ये मत भूल, ब्यूटी पार्लर मेरी मम्मी का है, इसलिए उस ब्यूटी पार्लर से कमाए हुए पैसे में मेरा भी आधा हिस्सा है। मैंने तुम्हें पैसों के लिए कभी मना नहीं किया है, लेकिन 15,000 रुपए नहीं दे पाऊंगी, ये काफी ज्यादा है। हिमानी गुस्से से अपने कमरे में जाती है। अब मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मेरे दोस्त कहेंगे मुझे, ओ हिमानी, तेरे पास 15,000 रुपए भी नहीं है। हम सब तो बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमने तुझे सबसे कम बोला और तेरे से ये भी नहीं हो पाया। क्या तेरी बहन तुझे पैसे नहीं देती है? सीरियसली, हम तो अपने मम्मी पापा को जितने पैसे बोले उतने पैसे मिल जाते हैं हमें। अब दुनिया वालों की नजरों में ये मनहूस मेरी बहन ही है ना, तो इससे मैं क्या ही बोलूं। इसने मुझे 15,000 रुपए नहीं दिए, इसे सबक सिखाना ही होगा। बड़ी ब्यूटी पार्लर वाली बनती है ना, इसने मुझे पैसे नहीं दिए ना। अब देखती हूँ इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। हिमानी के दिमाग में खुराफाती तरकीब आती है। वो ब्यूटी पार्लर को चलाने के बारे में सोचती है। रात को जब निशा सो जाती है तो वो ब्यूटी पार्लर जाती है और उसमें आग लगा देती है। अगले दिन हिमानी सुबह उठकर स्कूल चली जाती है और निशा घर के काम कर रही थी। तभी पड़ोस की एक लड़की आती है। अरे निशा, यहाँ तू काम कर रही है? तुझे अपने ब्यूटी पार्लर के बारे में पता चला? क्या हुआ ब्यूटी पार्लर को? तेरा ब्यूटी पार्लर किसी ने बुरी तरह से जला दिया है। ये सुनकर निशा दौड़ते हुए ब्यूटी पार्लर देखने जाती है। ब्यूटी पार्लर को इस हालत में देखकर निशा बहुत रोती है। किसने किया होगा ये? यही तो मेरी मम्मी की आखिरी निशानी थी। अब मैं घर का गुजारा कैसे करूँगी? रोते हुए निशा घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हिमानी स्कूल से आती है। हिमानी, तुम्हें पता चला ब्यूटी पार्लर किसी ने जला दिया? इसमें पता चलने वाली क्या बात है? मैंने ही तो जलाया है। क्या? तुम पागल हो गई हो? तुमने ये क्यों किया? बहुत उछल रही थी ना, मैंने पैसे मांगे और तूने मुझे नहीं दिए। मैं अच्छे से जानती हूँ तू सारे पैसे बचा के रखती है और बाद में खुद उड़ाएगी। अब इस घर से भी निकल तू। ये घर मेरा भी है। अच्छा, कहाँ? कैसे प्रूफ करेगी कि ये तेरा घर है? घसीट के बाहर निकालू, इससे पहले शराफत से खुद ही चली जा। निशा भोली भाली थी। वो हिमानी की धमकी से डर जाती है और खुद ही घर से बाहर चली जाती है। निशा घर के बाहर बैठकर रो रही थी। उसे रोते हुए आते जाते लोग देख रहे थे। यहाँ तो सब मुझे रोते हुए देख रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। निशा वहाँ से एक जंगल चली जाती है। वहाँ निशा खुद में बोलती है,
यही सही है। वैसे भी अब मेरा रहने और खाने का कोई ठिकाना तो है नहीं। खुद मर जाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अच्छा होगा अंधेरा होने के बाद जंगली जानवर आएंगे और मुझे मारकर खा जाएंगे। वही जंगल में एक जादूगरनी फल तोड़ने आई थी। वो बहुत सिद्ध जादूगरनी थी। वो अपना गुजारा फल खाकर करती थी, इसलिए उसे रोज जंगल जाना पड़ता था। वो निशा की बातें सुन लेती है, इसलिए वो उसके पास जाती है। ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? और क्या करूं मैं? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। एक ब्यूटी पार्लर था जिसमें मेहंदी लगाकर मैं गुजारा करती थी, अब वो भी नहीं रहा। जादूगरनी निशा को अपने साथ अपने कुटिया में लेकर जाती है। वहाँ जादूगरनी निशा को एक मेहंदी की कीप देती है। बेटी, ये जादुई मेहंदी है। जो भी औरत इस मेहंदी को देखेगी वो खुद ही आकर्षित होकर तुम्हारे पास मेहंदी लगवाने आएगी। मेहंदी लगाकर वो सभी तुम्हें दुगने पैसे देंगी। और हाँ, ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। निशा जादूगरनी को धन्यवाद बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सड़क पर निशा मेहंदी लेकर बैठ जाती है। सड़क पर बैठी हुई निशा पर सभी की नजर जा रही थी और उसे देखते हुए सभी औरतें मेहंदी की तरफ देख लेती थी, जिसके बाद अचानक उन्हें अपने आप मेहंदी लगवाने का मन करने लगता था। सुनो, मुझे मेहंदी लगा दो। निशा उस औरत को मेहंदी लगा देती है। तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। अब मैं सभी को तुमसे मेहंदी लगाने के लिए बोलूंगी और इतनी अच्छी मेहंदी लगाने के लिए मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारी औरतें और लड़कियां आती है और उसे मेहंदी लगाने के दुगने पैसे देकर जाती है। कुछ ही दिनों में निशा के पास बहुत पैसे हो जाते हैं और वो खुद का घर खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी बची कुची सेविंग के पैसे उड़ाकर उदास बैठी हुई थी। हिमानी की सहेली हिमानी को निशा के बारे में बताने आती है। हिमानी, तेरी बहन तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैंने भी मेहंदी लगवाई है। तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया था ना, और अब वो इस घर से भी अच्छे घर में रहती है। इतना बोलकर रितिका चली जाती है। इसके पास इतने कम दिनों में इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मैं तो ढंढन गोपाल हो गई हूँ। मुझे उसके पास जाना चाहिए। हिमानी निशा के पास जाती है। निशा, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहकर काम करूँगी। मुझे अपने साथ रहने दो प्लीज। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। लगता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसी का नतीजा है। मुझे माफ कर दो। निशा को लगता है कि सच में हिमानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो जादुई मेहंदी के बारे में भी हिमानी को बता देती है। सारी बातें बताने के बाद निशा फिर से मेहंदी लगाने चली जाती है। ओहो, तो ये बात है। अब इसकी मेहंदी मैं लेकर जाऊंगी। रात को हिमानी निशा की जादुई मेहंदी चोरी कर लेती है। अगले दिन हिमानी कुछ औरतों को मेहंदी लगाती है और मेहंदी लगाते ही औरतों के हाथों में मोटे मोटे दाने निकल आते हैं। वो सभी औरतें बहुत गुस्सा होती है और हिमानी की खूब पिटाई करती है। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तूने? मेहंदी लगाना आता नहीं है और न ही मेहंदी की क्वालिटी अच्छी है और आ गई मेहंदी लगाने। हिमानी भागते हुए निशा के पीछे छुप जाती है। बचा ले बहन, बचा ले। तेरी मेहंदी चोरी की थी इसलिए ये सब हुआ। अब मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। इस बार बचा ले। अब मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। निशा औरतों के हाथ में ठंडा चंदन का लेप लगाती है, जिसके बाद दाने खत्म होने लगता है। उस दिन से हिमानी सच में हमेशा के लिए सुधर जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। दूर किसी गांव में सुरभि अपनी 2 जुड़वा सौतेली बहनें रूपाली और सोनाली के साथ रहती थी। जहां रूपाली और सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी, उतनी ही घमंडी भी थी। वहीं दूसरी ओर सुरभि का रंग काला था, साथ ही उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, पर वो दिल की बहुत भली थी। रूपाली और सोनाली अक्सर सुरभि के साथ बेरुखी से पेश आती थी और सारा दिन भर बेचारी सुरभि पर हुक्म चलाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ कल्लो रानी, कहाँ मर गई? आज हम बहनों को चाय नसीब होगी कि नहीं? सुबह के 8 बज चुके हैं। लगता है बहना ये कलमोही अभी तक सो रही है। चल कर इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी कि तभी सुरभि उनके कमरे में दाखिल हुई और बोली,
माफ करना, मुझे नहाने में थोड़ा समय लग गया। मैं अभी तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुरभि की बात सुन दोनों बहनें हंसते हुए बोली, बहना, इस कल्लो माई के सर पर एक भी बाल है नहीं और देखो तो इसे नहाने में इतना समय लग गया। मुझे तो लगता है बहना ये नहाते समय अपना गंजा सर रगड़ रगड़ कर धो रही होगी। शायद कहीं सर पर 2-4 बाल ही उग जाए। इस गंजे के सर पर अभी एक भी बाल नहीं है तो इसे नहाने में 1 घंटा लग जाता है। अगर उसके सर पर बाल होते तो ये पूरा दिन लगा देती। अरे नजर बट्टू, अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? रसोई में जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। और हाँ, साथ में नाश्ता भी बना कर लेती आना, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। सौतेली बहनों की बातें सुन सुरभि को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई में जाकर उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता बनाने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद सुरभि गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बनाकर अपनी सौतेली बहनों को देने उनके कमरे में गई। तभी रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, पूरा 1 घंटा लगा दिया नाश्ता बनाने में, यहाँ भूख के मारे जान निकली जा रही है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, चलो बहन नाश्ता करते हैं। ये कहते हुए सोनाली ने जैसे ही नाश्ता करना शुरू किया तभी अचानक गुस्से से नाश्ते की प्लेट दूर से फेंकते हुए वो बोली, छी 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 छी, कितना बेस्वाद नाश्ता बनाया है। क्यों री काली कलूटी, तू हमें बेस्वाद खाना खिलाकर बीमार करना चाहती है? बहना, मैं इसकी सारी चाल समझती हूँ। ये कलूटी अपने आप को बहुत चालाक समझती है। ये कहते हुए रूपाली ने सुरभि का हाथ कसकर मरोड़ दिया। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों री, तुझे ऐसा लगता है कि अगर तू हमें बेस्वाद खाना बनाकर खिलाएगी तो हम तुझसे खाना बनवाना छोड़ देंगे? बहना, आज हमें इसे इसकी गलती की सजा देनी ही पड़ेगी ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करे। ऐसा करते हैं, इसे आंगन में ले जाकर कड़ी धूप में पेड़ के साथ बांध देते हैं। अरे नहीं बहना, ये सजा तो बहुत ही आसान है, कुछ और सोचती हैं। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? आखिर तुम दोनों मेरी बहनें हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, पर तुम दोनों आए दिन मुझ पर अत्याचार करती रहती हो और नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती हो। देखो तो कैसे कैंची की तरह हमसे जुबान चला रही है। मैं तो कहती हूँ बहना, इस काली टकली चुड़ैल को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रूपाली? ये मेरा भी घर है। मैं अपने माँ बाबा का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू जाएगी कैसे नहीं? इस घर में तेरा कोई हक नहीं, समझी? ये हमारा घर है, चल निकल हमारे घर से बाहर। ये कहते हुए सोनाली और रूपाली सुरभि के साथ मारपीट करने लगी और उसे घसीटकर जबरन घर से बाहर निकाल दिया। सुरभि रोते हुए बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दोनों ने हंसते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुरभि भूखी प्यासी काफी देर भटकने के बाद रोते बिलखते हुए जंगल की तरफ जाने लगी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का दिल दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हे भगवान जी, तुम मुझे किस किए की सजा दे रहे हो? मुझे भी अपने माँ बाबा के पास जाना है। ये कहते हुए सुरभि रोते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि तभी उसे घने जंगल के बीच एक गहरी नदी दिखाई दी, जिसे देख सुरभि बोली, क्यों ना मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं? वैसे भी मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं जीकर क्या करूंगी? इतना कहकर सुरभि नदी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंची तो बोली, माँ बाबा देखो, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये कहते हुए सुरभि नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, रुक जाओ बेटी, ये तुम क्या करने जा रही हो? आवाज सुन सुरभि यकायक रुक गई और जैसे ही सुरभि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी स्वर्गवासी माँ शकुंतला खड़ी थी। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी और परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। माँ, आप मेरी मदद मत करो, बस मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको ऐसे व्यर्थ मत करो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, देखना तुम्हारी सारी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए शकुंतला ने सुरभि के सर पर अपना हाथ फेरा और देखते ही देखते सुरभि के सर पर सोने के सुनहरे बाल आ गए। इतना ही नहीं, वो बहुत सुंदर और गोरी भी हो गई। इससे पहले कि सुरभि अपनी माँ से कुछ कह पाती, वो अदृश्य हो गई। माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझसे बात करो ना, अभी तो तुम यहीं थी। माँ!
इतना कहकर सुरभि नदी किनारे जाकर उदास बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को पानी की परछाई में देखा, वो हैरान रह गई। हे भगवान, क्या ये सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कल तक मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था और आज मेरे सर पर सोने के सुनहरे बाल हैं। इतना ही नहीं, मेरा काला रंग भी गोरा हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर सुरभि को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी अचानक उसे बड़े जोरों की भूख लगने लगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। काश मुझे यहाँ कहीं खाना मिल जाता। बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुरभि के इतना कहते ही सुनहरे बालों से एक रोशनी निकली और स्वादिष्ट पकवानों का ढेर लग गया। ये देख सुरभि हैरानी से बोली, अरे, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान अचानक से कैसे प्रकट हो गए? कौन है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? तभी सुनहरे बालों में से आवाज आई, घबराओ नहीं सुरभि, पेट भरकर खाना खाओ। ये सब स्वादिष्ट पकवान तुम्हारे लिए है। कौन है यहाँ? सामने आओ। ये कहते हुए सुरभि इधर उधर देखने लगी। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं जादुई सोने के बाल बोल रही हूँ। सुरभि, तुम्हारे स्वर्गवासी माँ ने मुझे तुम्हारी मदद करने भेजा है। अब तुम्हें दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। जादुई सोने के बाल की बात सुन सुरभि बहुत फूली ना समाई और खुशी खुशी पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सुरभि सोचते हुए बोली, खाना तो पेट भर खा लिया, पर रहने के लिए घर कहाँ से लाऊं? ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि नया घर खरीद सकूं। सुरभि के इतना कहते ही जादुई सुनहरे बालों से एक तेज रोशनी निकली और पलक झपकते ही वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया। ये देख सुरभि खुशी से झूम उठी। फिर जैसे ही सुरभि घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में सारी सुख सुविधाएं देख खुश होते हुए बोली, अरे वाह, यहाँ तो रहने की सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी सोने के बाल में से आवाज आई, सुरभि, ये घर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। सुरभि खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, सुरभि नए कपड़े पहन मेला देखने गई। तभी वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सौतेली दोनों जुड़वा बहनों से हुई। लेकिन उन दोनों ने सुरभि को पहचाना नहीं। तब सुरभि बोली, तुम दोनों कैसी हो? कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे, मैं सुरभि हूँ। क्या तू वही गंजी काली कलूटी सुरभि है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे भगवान, ये कल्लू माई अचानक से इतनी गोरी चिट्टी कैसे हो गई? और इसके सर पर सुनहरे बाल कहाँ से आ गए? मुझे तो लगता है ये कहीं से जादू टोना करवा कर आई है अपने ऊपर। मैं तो कहती हूँ बहना, इससे दूर ही रहो। चलो यहाँ से। अरे डरो मत, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मेरी स्वर्गवासी माँ की वरदान से हुआ है। उन्होंने मुझे जादुई सोने के बाल दिए हैं। ये कहते हुए सुरभि उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों सौतेली बहनों के मन में लालच आ गया। फिर दोनों सुरभि से प्यार से बातें करने का ढोंग करने लगी। क्या तुम्हारे बाल सच में सोने के हैं? हम एक बार तुम्हारे बाल छूकर देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाकई तुम्हारे बाल तो शुद्ध सोने के हैं। सुरभि, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वैसे भी मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। अगर तुमने हमें सच में माफ कर दिया तो आज शाम को हमारे घर जरूर आना। हम तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाएंगी। सीधी साधी सुरभि दोनों की मीठी मीठी बातों में आ गई और हामी भर दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब दोनों मक्कार बहनों की कोई चाल है। शाम को जब सुरभि तैयार होकर उनके घर पहुंची, तब रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, आओ सुरभि बहन, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तुमने मुझे बहन कहकर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बाहर खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी या अंदर भी आओगी? जैसे ही सुरभि घर में दाखिल हुई, तब रूपाली और सोनाली ने अपना असली रंग दिखाते हुए सुरभि को रस्सियों से एक कुर्सी से कसकर बांध दिया। अरे छोड़ो मुझे, ये तुम दोनों मुझे रस्सी से क्यों बांध रही हो? तुम्हारे सोने के बाल चाहिए हमें। सोनाली, जाओ जल्दी से कैंची लेकर आओ। तुम दोनों बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। लेकिन लालच में अंधी बहनों ने सुरभि की एक नहीं सुनी।
और कैंची लेकर जैसे ही उसके बाल काटने आगे बढ़ी कि तभी दोनों के हाथ आग की लपटों में जलने लगे। मेरे हाथ जल रहे हैं, कोई मुझे बचाओ। मेरे गोरे गोरे सुंदर हाथ जल रहे हैं, कोई रोको इसे, इस आग को कोई तो रोको। तभी जादुई सोने के बाल में से आवाज आई। मैं तुम्हारे लालच को बखूबी जान गई थी और मुझे पता था तुम दोनों मिलकर ऐसा कुछ जरूर करोगी, इसलिए यही तुम्हारी लालच की सजा है। तुम दोनों ने मिलकर बेचारे सुरभि पर बहुत अत्याचार किया, इसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। इतना कहकर जादुई बाल ने अपनी जादुई शक्ति से सुरभि को रस्सियों से आजाद कर दिया। चलो सुरभि, यहाँ से इन दोनों को आग में झुलस जाने दो। हमें अपनी गलती का एहसास है, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं सुरभि, प्लीज इस आग को बुझा दो, हमें मुसीबत में छोड़कर मत जाओ सुरभि। सुरभि, हमारी मदद करो प्लीज, बहुत जलन हो रही है, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, हमें एक आखिरी मौका दे दो। अपनी सौतेली बहनों की बुरी हालत देख सुरभि को उन पर दया आ गई और वो जादुई सोने के बाल से विनती करते हुए बोली, हे जादुई सोने के बाल, प्लीज इन्हें छोड़ दो। दोनों मेरी सगी बहन नहीं, पर मैंने इन्हें अपनी सगी बहनों से बढ़कर माना है। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, इनके हाथों में लगी आग बुझा दो। सुरभि के विनती करने पर जादुई सोने के बाल दोनों सौतेली बहनों के हाथों में लगी आग को बुझा देती है। उसके बाद दोनों बहनों ने सुरभि से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन के बाद से रूपाली और सोनाली ने सुरभि को कभी परेशान नहीं किया और तीनों मिलजुल कर बड़े प्यार से एक साथ रहने लगे।